नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए क्षितिज और कृतिका में से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपके बहुत लिए उपयोगी होंगे। तो आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पर है? कबीर के अनुसार ईश्वर का वास जो है प्रत्येक जीव की सांस में है। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ पर है? प्रत्येक जीव की सांस में। अगला प्रश्न, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मन रूपी सरोवर से है। अगला प्रश्न, दोहे में हंस किसका प्रतीक है? दोहे में हंस जो है प्रभु भक्ति का प्रतीक है। दोहे में हंस प्रभु भक्ति का प्रतीक है। अगला, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो सज्जन लोग क्या कहेंगे? निंदा ही करेंगे, क्योंकि उसमें शराब भरी हुई है। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। अगला प्रश्न, कबीरदास जी किस धारा के कवि थे? कबीरदास जी निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कबीरदास जी किस धारा के कवि थे? भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न, कबीरदास जी की रचना क्या है? बीजक। कबीरदास जी की रचना बीजक है। कबीरदास जी के गुरु का नाम बताइए। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। कबीरदास जी की भाषा है, उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? सदुक्कड़ी। वो संत थे, जगह जगह घूमते थे, इसलिए उनकी भाषा में सभी भाषाओं के शब्द आ गए हैं, इसलिए उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा है? कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम है, तो द्विवेदी सरनेम से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपना नाम ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, पखापखी का क्या अर्थ है ना? हमें शब्दार्थों के भी अर्थ आना चाहिए। तो पखापखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। पखापखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। ऊंचे कुल में जन्मिया जे न, है ना? फिर यहाँ पे क्या खालिस्तान है? ऊंची न होए, जे न करनी ऊंची होए। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेता है, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं होए तो वह उसका ऊंचे कुल में लेना भी उसके कोई काम में नहीं आता। इसलिए ऊंचे कुल में जन्मिया जे न करनी ऊंची होए। अगला प्रश्न हमारा है, केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। केली ने क्रीड़ा करना। काबा तीर्थ स्थान है, किसका है? मुसलमानों का। काबा तीर्थ स्थान मुसलमानों का है। फिर मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ पे ढूंढता है? मनुष्य कई मंदिरों के दर्शन करने जाता है और ईश्वर को वहाँ वहाँ ढूंढता है, जबकि ईश्वर कहाँ है? कण कण में विद्यमान है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ पर ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिरों में ढूंढता है। लल्लत की काव्य शैली को क्या कहा गया? ये वाक कविता में से लिया गया है। लल्लत की काव्य शैली को वाक कहा गया है। लल्लत की काव्य शैली को वाक कहा गया है। कश्मीरी कवित्री है लल्लत। कश्मीरी कवित्री कौन है? लल्लत है। वाकों का अनुवाद किसने किया? हमारे कवि पाठ में जो वाक कविता है उसका अनुवाद किसने किया? तो मीराकांत ने वाक का अनुवाद किया है। पानी किससे टपक रहा है ना? जो ललित कवि क्या कह रही है कि पानी किससे टपक रहा है? तो कविता में पद्यांश है कच्चे सकोरे से। पानी किससे टपक रहा है? कच्चे सकोरे से। वाक का क्या अर्थ है? वाक का अर्थ होता है कथन।
रस्सी कच्चे धागे की पंक्तियों का अर्थ है सांस रूपी धागे। रस्सी कच्चे धागे की पंक्तियों का अर्थ है सांस रूपी धागे। माझी कहा गया है परमात्मा को। माझी क्या किसको कहा गया है? परमात्मा को कहा गया। रसखान का जन्म हुआ सन 1548 में। रसखान का जन्म हुआ सन 1548 में। रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। रसखान किस धारा के कवि थे? भक्ति काल के। रसखान किस धारा के कवि थे? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान किस धारा के कवि थे? भक्ति काल की। रसखान किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के। रसखान किस शाखा के कवि थे? कृष्ण भक्ति शाखा के। रसखान कवि पशु बनकर के कहाँ रहना चाहते थे? तो वे श्री कृष्ण की धेनुओं के साथ रहना चाहते थे। वे कहते थे यदि मुझे पशु का जीवन मिले तो श्री कृष्ण की धेनुओं के साथ, धेनु मतलब गाय के साथ मैं रहूं। श्री कृष्ण किस पर्वत को उंगली पर धारण किया था? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिमालय, मलयगिरी, उदयगिरी और गोवर्धन। तो श्री कृष्ण ने किस पर्वत को उंगली पर धारण किया था? तो गोवर्धन पर्वत उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। फिर अगला है हमारा पुरंदर का अर्थ है इंद्र। पुरंदर का क्या अर्थ है? इंद्र। फिर अगला प्रश्न, श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया पर रसखान कवि कितने लोग निछावर करना चाहते थे? श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया पर जो है श्री कृष्ण जो है रसखान कवि तीनों लोग निछावर करना चाहते थे। पद्यांश में पुरंदर का अर्थ है इंद्र। पुरंदर का अर्थ है इंद्र। श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया पर रसखान कवि कितने लोग न्यौछावर करना चाहते थे? 3 लोग न्यौछावर करना चाहते। श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया पर रसखान कवि 3 लोग न्यौछावर करना चाहते थे। पद्यांश में कितनी सिद्धियों का वर्णन है? पद्यांश में कितनी सिद्धियों का वर्णन है? तो ये 8 सिद्धियों का वर्णन है। विसारने का क्या अर्थ है? विसारने का अर्थ होता है भूलना। विसारने का क्या अर्थ है? भुलाना। रसखान कवि के पदों को क्या कहा गया है? सवैये। रसखान कवि के पदों को सवैये कहा गया है। मोर पंखा किसने धारण किया है? मोर पंख को श्री कृष्ण ने धारण किया है। मोर पंख श्री कृष्ण ने धारण किया है। सब सांसों की सांस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सब सांसों की श्वास पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कुल कदम की डारण पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी क क की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ बेटा? अनुप्रास अलंकार हुआ। मनुष्य का जन्म लेने पर रसखान कवि कहाँ पे बसना चाहते थे? वे गोकुल में बसना चाहते थे। मनुष्य का जन्म लेने पर रसखान कवि गोकुल में बसना चाहते थे। श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? नंद, है ना। श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? नंद। गोपियां मुरली से क्या करती थी? ईर्ष्या। गोपियां जो है मुरली से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह श्री कृष्ण मुरली को सदैव अपने अधरों से लगाए रहते थे। केदी और कोकिला पाठ के कवि का नाम बताइए। तो उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। केदी और कोकिला पाठ के कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? 1889 में। 1889 में जो है उनका जन्म हुआ। प्रभा
प्रताप और कर्मवीर, ये 3 पत्रिकाओं के नाम मैंने आपको एक साथ में बता दिए। प्रभा नामक पत्रिका, प्रताप नामक पत्रिका और कर्मवीर पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो ये के जो है संपादक जो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर पत्रिका के संपादक का नाम जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया? ये बहुत ही परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी किसकी रचना है? यह भी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। केदी और कोकिला कविता किसके ऊपर लिखी है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में किए गए अत्याचारों पर यह कविता लिखी गई। केदी और कोकिला कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ जेल में किए गए अत्याचारों पर यह कविता लिखी गई है। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़ियाँ थी। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी? हथकड़ियाँ थी। बटमार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले को क्या कहा गया है? बटमार। बटमार शब्द का अर्थ है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। दावानल कहा गया है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा गया है। दावानल जो पूरे जंगल को जला करके खाक कर देते। एक चिंगारी उठी और पूरा जंगल जो है जल करके खाक हो जाता है। ग्रामश्री कविता के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत। ग्रामश्री कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो सन 1900 में अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है सन 1900 में अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक है। हमारे पास 4 जो हम आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। तो 4 थे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। बूढ़ा चांद जो है किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बूढ़ा चांद जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। लोकायतन और चिदम्बरा किसकी रचना है? तो यह भी जो है सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। लोकायतन और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। शब्द शिल्पी किसे कहा गया है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया। शब्द शिल्पी जो है सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। खेतों में हरियाली कैसी लग रही थी? मखमली लग रही थी। खेतों में हरियाली मखमली लग रही थी। हंस रही सखिया, मटर खड़ी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। हंस रही सखिया, मटर खड़ी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। चांदी की सी उज्जवल जाली में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे सी लगा है तो इससे हम पहचान जाते हैं कि उपमा अलंकार है। चांदी की सी उज्जवल जाली में उपमा अलंकार है। मखमली टमाटर कैसे हो गए? लाल हो गए। मखमली टमाटर, मखमली हरे टमाटर कैसे हो गए? लाल हो गए। मरकत का डब्बा किसे कहा गया है? गांव को कहा गया। मरकत का डब्बा गांव को कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला? लोकायतन पर। सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया? तो वह लोकायतन पर दिया गया। कलंगी कौन संवारता था? कलंगी बगुले संवारते थे। कलंगी कौन संवारता था? कलंगी बगुले संवारते थे। अरहर और सने के खेत कैसे दिखाई देते? सोने की किंकड़ियों के समान अरहर और सने के खेत दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है,
तिनकों के हरे हरे तन पर क्या झलक रहा था? तो रुधिर झलक रहा था। तिनकों के हरे हरे तन पर रुधिर झलक रहा था। चंदना गहना से लौटती बेर कविता के कवि का नाम बताइए। तो ये है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो हमारे जो है चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के कवि का नाम बताइए। केदारनाथ अग्रवाल। अग्र है प्रमुख प्रगतिवादी कवि है केदारनाथ अग्रवाल। प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। मुरेठा किसके शीश पर बंधा है? तो यह चने के शीश पर बंधा है। मुरेठा को क्या कहते हैं? पगड़ी। तो ऐसा पगड़ी से लिखा हुआ बंधा हुआ रहता है ना, तो क्या कहा है? मुरेठा पगड़ी किसके शीश पर बंधा है? तो यह चना के शीश पर बंधा है। सबसे सयानी कौन हो गई? सरसों हो गई। सबसे सयानी कौन हो गई? सरसों हो गई। हाथ किसके पीले हो गए? सरसों के पीले हो गए, क्योंकि सरसों में जो है वो पीले रंग का फूल आता है। तो ये कवि कल्पना करते हैं कि उसी के हाथ, सयानी ने बड़ी हो गई और उसके हाथ भी पीले होना, नहीं शादी होना। तो हाथ किसके पीले हो गए? सरसों के हो गए। हटीली किसे कहा गया है? अलसी कविता में हटीली किसे कहा गया है? अलसी को कहा गया है। चंद गहना नाम है एक गांव का, है ना। हमें ध्यान रखें, यहाँ चंद्र जो लिखा है इससे हम ये नहीं समझे कि चंद्रमा का नाम है चंद्र गहना, जो एक गांव का नाम है वो उसी के बारे में पूछा गया है। फाग गीत किस मास में गाया जाता है? तो फागुन मास में। फाग यानी होली के गीत। फाग गीत किस मास में गाया जाता है? तो होली के समय गाया जाता है, फागुन मास में गाया जाता है। बगुला किसको देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? बगुला मीन यानी मछली को देखकर वो झूठ मूठ का ढोंग लगाता है और वो सोचता है, मछली सोचती है कि मुझे नहीं देख रहा। तो यह बगुला किसको देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है? तो मीन यानी मछली को देख करके त्यागता है। पोखर का अर्थ होता है तालाब। पोखर का क्या अर्थ है? तालाब। मेघ कविता किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। मेघ कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। बाल पत्रिका पराग के संपादक और बाल साहित्यकार का नाम बताइए। बाल पत्रिका पराग जो है वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और इसलिए उन्होंने खूब बच्चों पर खूब जो है कहानियां लिखी है, तो इसलिए उनको बाल साहित्यकार भी कहा गया है। मेघ आए बड़े ठन बन ठन के में कौन सा अलंकार है? तो मानवीय अलंकार है। मेघ यानी बादल। बादल जो है मानव के रूप जैसे वह बन ठन करके आए, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। पाहुन किसे कहा गया है? मेघ को। पाहुन यानी जो है मेघ किसको कहा गया है? मेघ को कहा गया है। घाघरा उठा के कौन भागा है? कविता में जो घाघरा जो है धूल उठा करके भागे। घाघरा उठा के कौन भागा? धूल दौड़ती है, तो कवि ने यहाँ कल्पना करी घाघरा उठा करके धूल तेजी से भागे। आगे बढ़कर जुहार किसने की? कविता में आगे बढ़कर जो है मेघ आए वाली कविता का है आगे बढ़कर जुहार बूढ़े बरगद ने की। ओट में कौन थी? लता थी। ओट में कौन थी? लता थी। यमराज की दिशा की कविता की रचना कौन है? चंद्रकांत देवताले। यमराज की दिशा कविता की रचनाकार चंद्रकांत देवताले हैं। किस दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए बच्चों? दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। सभी दिशाओं में किसके महल हो गए हैं? वर्तमान समय में सभी दिशाओं में यमराज के महल हो गए हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह के कविता के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के रचनाकार राजेश जोशी है। सबसे भयानक बात क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, स्कूल नहीं जा रहे। सबसे भयानक बात यही है कि बच्चे अब काम धंधे पर जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ करके बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही भयानक बात है। खिलौने किसके नीचे दब गए? काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए। जो बच्चों को पढ़ना था अब उनका जो है वह किसके नीचे हो गए? वह बच्चे जो है क्या काले पहाड़ के नीचे उनके खिलौने दब गए। बच्चों की गेंदें कहाँ गिर गई? अंतरिक्ष में गिर गई। बच्चों की गेंदें कहाँ गिर गई? अंतरिक्ष में गिर गई, क्योंकि बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। अब वो नौकरी की तरफ चले गए, तो बच्चों के जो खेलने के दिन थे वह कहाँ चले गए? अब
अंतरिक्ष में चले गए। रंग बिरंगी कविताओं किताबों को किसने खा लिया? दीमकों ने खा लिया। रंग बिरंगी जो बच्चों की सुंदर सी कविता थी उनको किसने खा लिया? दीमकों ने खा लिया। अनुच्छेद 24 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करवाना जुर्म है, इसका उल्लेख किया गया है। मदरसों की इमारतों का क्या हुआ? मदरसे जो पढ़ने के लिए थी अब वे क्या हो गई? भूकंप में ढह गई। मदरसे जहाँ पढ़ने की शिक्षा के जो थे, जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे, वह इमारतें जो है बच्चों के कारण जो है वह बच्चे नौकरी पर जाने लग गए, काम धंधे करने लग गए, तो वे क्या है भूकंप में ढह गए। बच्चे पढ़ने बाहर जाने लग पढ़ने नहीं आ रहे, तो वह मानो भूकंप आ गया और सब जगह जो है उसमें जो इमारतें ढह गई। दो बैलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा के लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? 1880 में बनारस के लम्हे गांव में। प्रेमचंद जी का जन्म हुआ 1880 में बनारस के लम्हे गांव में। प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी की कहानी किसमें संग्रहित है? तो ये मानसरोवर के 8 खंड है ना, तो उसमें संग्रहित है। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित है। हंस माधुरी और जागरण के संपादक का ये तीनों, फिर मैंने आपके लिए एक शॉर्ट में कर दिया। हंस जागरण और माधुरी के संपादक प्रेमचंद जी, 3 किताबें हैं, ये भी ध्यान रखना। उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को कहा गया। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझाने वाला प्राणी कौन सा है? गधा। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन प्राणी समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है? गधा। ऋषियों मुनियों के गुण किस में आ गए? ऋषियों मुनियों के गुण जो उनमें सहन शक्ति होती है वह गधे में भी सहन शक्ति होती है, इसलिए क्या कहा गया? गधे में ऋषि मुनियों के गुण आ गए। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? बैल को कहा गया। गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया। हीरा और मोती किसके बैल थे? झूरी के। हीरा और मोती किसके बैल थे? झूरी के थे। बोलो। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। हीरा और मोती किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। हीरा और मोती जानवरों की भी जाति होती है, तो हीरा और मोती किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। झूरी के साले का नाम गया था। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? अपने ससुराल में भेज दिया। झूरी ने अपने दोनों बैलों को ससुराल में भेज दिया। गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? तो सहन शक्ति। ऋषि मुनियों में बहुत सहन शक्ति थी, तो गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते? तो सहन शक्ति में खड़ा कर देते। बछिया के ताऊ का मुहावरे का अर्थ बताइए। बछिया के ताऊ जो है वह मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। बछिया के ताऊ मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। भैरव की लड़की का स्वभाव कैसा था? दयालु था। वो दोनों हीरा और मोती को दोनों रोटियां दी थी उसने। भैरव की लड़की का स्वभाव कैसा था? दयालु था। औरतों पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसने किया था? औरतों पर सींग चलाना मना है, यह कथन जो है हीरा ने कहा था। कांजी हाउस किसे कहते हैं? मवेशी खाना जिसमें लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं। कांजी हाउस किसे कहते हैं? मवेशी खाना जिसमें, मवेशी मतलब जानवर, जिसमें लावारिस चौपाए बंद किया है, तो सरकारी होता है यह। बैलों की कथा में किसके प्रेम का वर्णन है? दो बैलों की कथा में जो है हीरा मोती दो बैल थे उनका वर्णन है। आजादी की से संबंधित कहानी कौन सी है? दो बैलों की कथा। आजादी की लड़ाई से संबंधित कहानी दो बैलों की कथा है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार जो है खाने में सूखा भूसा क्यों दिया? क्योंकि गया जो है पराये बैलों पे अधिक खर्च नहीं करना चाहता था।
गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भैंसा भूसा खाने को क्यों दिया? क्योंकि जो है वह अब पराये बैलों पर खर्च नहीं करना चाहता था। फिर अगला है राहुल सांस्कृतिक का जन्म कब हुआ? सन 1893 में पंद्रह जिला आजमगढ़ में। 1893 में पंद्रह जिला आजमगढ़ में राहुल सांस्कृतिक का जन्म हुआ। राहुल सांस्कृतिक का मूल नाम क्या था? केदार पांडे। राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम जो है केदार पांडे था। राहुल जी ने जो है बौद्ध धर्म शिक्षा कब और कहाँ ग्रहण करी? सन 1930 में श्रीलंका में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तब उनका नाम जो है राहुल सांस्कृत्यायन पड़ा। सन 1930 श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन पड़ा। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन। वोल्गा से गंगा तक के रचनाकार राहुल सांस्कृत्यायन। ये इन्होंने यात्रा वृत्तांत बहुत लिखे हैं। हमारे यहाँ पे जो है पाठ में कौन सा पाठ है? ल्हासा की ओर। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी? तकरीबन 103 पोथियां रखी थी। मंदिर में 103 पोथियां। ल्हासा की ओर पाठ हिंदी की कौन सी कविता है? तो यह है यात्रा वृत्तांत। ल्हासा की ओर पाठ हिंदी की यात्रा वृत्तांत है। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीजें नेपाल तिब्बत के मार्ग से जाया करती थी? नेपाल के अतिरिक्त हिंदुस्तान की जो चीजें है वह नेपाल तिब्बत के मार्ग से जाया करती थी। तिब्बत में अधिकतर जमीनें किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को दे दी जाती है। तिब्बत में अधिकतर जमीनें जागीरदारों को दे दी जाती है। डांडे तिब्बत की क्या है? खालिस्तान जगह है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्यामाचरण दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के लेखक का नाम श्यामाचरण दुबे है। आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? विलासितापूर्ण। आधुनिक बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। हमारी नई संस्कृति कैसी हो गई है? अनुकरण संस्कृति बन गई। हमारी नई संस्कृति हम दूसरों की देखा देखी चलते, उसको क्या कहते हैं? अनुकरण संस्कृति। हम किसके उपनिवेश बन गए? पाश्चात्य संस्कृति के। हम अपनी संस्कृति को भूल करके जो है पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग गए। नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? उपभोक्तावाद। नई जीवन शैली की विशेषता उपभोक्तावाद है। गांधी जी ने किसके लिए अपने दरवाजे खिड़कियों को खुली रखने की बात की? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियों को खुली रखने की बात कही थी? तो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर जो है हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो गया। उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक जीवन पर जो है यह प्रभाव पड़ा कि हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो गया है। क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही एक रूप है? हाँ। क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का विकसित रूप है? हाँ। सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है? जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक का नाम जाबिर हुसैन है। मुंगेर विधानसभा से निर्वाचित हुए थे तो जाबिर हुसैन। मुंगेर विधानसभा से निर्वाचित हुए थे तो कौन हुए थे? जाबिर हुसैन। एक नदी रेत भरी के रचनाकार जाबिर हुसैन। एक नदी रेत भरी के रचनाकार है जाबिर हुसैन। सालिम अली कौन थे? सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। सालिम अली कौन थे? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। सालिम अली की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? मनुष्य, हाथी को नहीं हुआ, वनों को नहीं हुआ, प्रकृति और वनों को नहीं हुआ। प्रकृति और पक्षियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। सालिम अली की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान प्रकृति और पक्षियों को हुआ। सालिम अली किस विषय में प्रधानमंत्री से मिलने गए थे? तो वे साइलेंट वैली को बचाने के लिए प्रधानमंत्री उस समय के जो प्रधानमंत्री थे
चौधरी चरण सिंह उनसे मिलने के लिए गए थे। वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं होता? तो श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी वृंदावन खाली नहीं होता। वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं होता? श्री कृष्ण की बांसुरी से। सालिम अली की जीवन संगिनी का क्या नाम था? तहमीना। यहाँ पे आपको उससे मिलते जुलते नाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि सालिम अली की जो है वह जीवन संगिनी, अर्थात जीवन संगिनी का अर्थ है पत्नी, का क्या नाम था? तहमीना। सालिम अली को एक और नाम से जाना जाता है, उनको बर्ड वाचर नाम से जाना था। सालिम अली को बर्ड वाचर नाम से जाना जाता है। सालिम अली की मृत्यु कब हुई? सन 1887 में। सालिम अली की मृत्यु सन 1987 में हुई। सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम है? फॉल ऑफ द स्पैरो। सालिम अली की पुस्तक का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली किसे कहा गया है? केरल के वर्षा के वनों को। साइलेंट वैली कहा गया है केरल के वर्षा वनों को। सालिम अली का जन्म कब हुआ? 12 नवंबर 1896 को सालिम अली का जन्म हुआ था। डी.एच. लॉरेंस कौन थे? एक उपन्यासकार थे। डी.एच. लॉरेंस उपन्यासकार थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी थे नाना साहब। 1857 के प्रमुख क्रांतिकारी नाना साहब थे। नाना साहब का राजमहल कहाँ था? बिठूर में। नाना साहब का राजमहल कहाँ था? बिठूर में। मैना किनकी लड़की थी? नाना साहब की लड़की थी। मैना किनकी लड़की थी? नाना साहब की। मैना को किस प्रकार से अंग्रेजों ने मार दिया था? तो अंग्रेजों ने उन्हें जला करके मार दिया था। मीना को अंग्रेजों ने जलाकर मार दिया था। प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, उनमें से आपको देखना है हरिशंकर परसाई। प्रसिद्ध व्यंग्यकार है हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। साहित्यिक पुरखे जो है हरिशंकर परसाई ने किसे कहा गया है? प्रेमचंद जी को। साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा गया है। प्रेमचंद जी किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। प्रेमचंद जी किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे थे। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? होरी। गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी है। जूते किससे कीमती होते हैं? हमेशा टोपी से कीमती होते हैं। टोपी कम की आती है, जूते महंगे महंगे वाले आते हैं। जूते किससे कीमती होते? टोपी से। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी की मुस्कान कैसी थी? व्यंग वाली मुस्कान थी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जी की मुस्कान व्यंग वाली थी। कुम्मन दास कौन थे? भक्ति काल के कवि थे। कुम्मन दास कौन थे? भक्ति काल के कवि थे। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? सन 1922 में होशंगाबाद में। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ? सन 1922 होशंगाबाद में। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? सन 1907 में। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में। नीरजा, निहार और यामा, ये तीनों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नीरजा, निहार और यामा महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा के बड़े भाई का क्या नाम था? मनमोहन। महादेवी वर्मा के बड़े भाई का नाम क्या था? मनमोहन। महादेवी वर्मा की हॉस्टल में, छात्रावास में पहली साथी कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा की पहली साथी कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी थी? तो पंचतंत्र जो है उन्होंने पहली पुस्तक पढ़ी थी। महादेवी वर्मा ने सबसे पहली पुस्तक पंचतंत्र पढ़ी थी। चांदी का कटोरा महादेवी वर्मा को कब मिला? तो कविता पाठ करने पर मिला। चांदी का कटोरा कविता पाठ करने पर मिला। आनंद भवन में किससे भेंट हुई? गांधी जी से भेंट हुई। आनंद भवन में किससे भेंट हुई? गांधी जी से हुई। आनंद भवन किसका केंद्र था? उस समय जो है आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र था। आनंद भवन किसका केंद्र था? स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र था। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन रहा है? जो है
प्रोफेसर मनमोहन वर्मा, महादेव वर्मा के भाई जो है वह रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। एक कुत्ता और मैना पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक कुत्ता और मैना पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? सन 1907 में छपरा जिला जिला बलिया में, छपरा गांव और जिला बलिया में 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे शांति निकेतन में। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर रहते थे शांति निकेतन में। सर्वव्यापक पक्षी किसे कहा गया है? कौवे को। सर्वव्यापक पक्षी कौवा। लेखक ने गुरुदेव शब्द प्रयुक्त किसके लिए किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए किया है। लेखक ने गुरुदेव शब्द का प्रयोग किया है रविन्द्रनाथ टैगोर। इस जल प्रलय पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इस जल प्रलय पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। बाढ़ किस शहर में आई थी? पटना में आई थी। बाढ़ पटना शहर में आई थी। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को कहा गया है। बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा ले जाती है, इंसान, जानवर, है ना, मल्टियां सब। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को कहा गया है। लेखक को बाढ़ पर लेख लिखने का प्रथम पुरस्कार कब मिला था? हाई स्कूल में। लेखक को बाढ़ पर लेख लिखने का प्रथम पुरस्कार हाई स्कूल में मिला था। पटना के निचले हिस्सों में किस नदी का पानी घुस आया था? पुनपुन नदी का। पटना के निचले हिस्सों में किस नदी का पानी घुस आया था? पुनपुन नदी का। मनिहारी क्षेत्र में किस नदी से बाढ़ आई थी? तो गंगा नदी से बाढ़ आई थी। मनिहारी क्षेत्र में गंगा नदी से बाढ़ आई थी। इस जल प्रलय पाठ की विधा है रिपोर्टाज। इस जल प्रलय पाठ की विधा क्या है? रिपोर्टाज। मेरे संग की औरतें किस विधा से है? संस्मरण। मेरे संग की औरतें पाठ की जो विधा है वह कौन सी है? संस्मरण। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। लेखिका की नानी बस अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहती थी? तो स्वतंत्रता सेनानी को चाहती थी। लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी को चाहती थी। लेखिका के नाना पक्के क्या माने जाते थे? साहब। लेखिका के नाना पक्के साहब माने जाते थे। मेरे संग की औरतें में कितनी पीढ़ियों का मृदुला गर्ग ने वर्णन किया है? तो 4 पीढ़ियों का। मेरे संग की औरतों में कितनी पीढ़ियों का वर्णन किया है? 4 पीढ़ियों का वर्णन किया है। लेखिका की परदादी कैसी थी? लीक से हटकर चलने वाली। लेखिका की परदादी कैसी थी? लीक से हटकर चलने वाली। बाढ़। लेखिका की नानी कैसी थी? पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी। लेखिका की नानी कैसी थी? पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी। लेखिका का घर का क्या नाम है? उमा। लेखिका का घर का क्या नाम है? उमा। रीढ़ की हड्डी के एकांकीकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी के एकांकीकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। उमा किस प्रकार की लड़की थी? उमा जो थी सुशील, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी लड़की थी। उमा किस प्रकार की लड़की थी? सुशील, स्वाभिमानी और स्पष्टवादी। ये कौन से पाठ में से बेटा? रीढ़ की हड्डी के पाठ में से। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? बिजनेस मानते थे। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते थे। रीढ़ की हड्डी में किस समस्या पे आधारित है? सामाजिक समस्या पर आधारित है। रीढ़ की हड्डी समाज की एक समस्या पर, जहाँ पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ने लिखने से टोका जाता था, उसके पर आधारित है। उमा कहाँ तक पढ़ी? उमा जो है बीए तक पढ़ी है। गलत लग गया इसमें। उमा जो है बीए तक पढ़ी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र उमा है। माटी वाली कहानी के लेखक का क्या नाम है? विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली कहानी के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली कहानी में किस समस्या को उठाया गया है? विस्थापन की। माटी वाली कहानी में किस समस्या को उठाया गया है?
विस्थापन की समस्या। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जब आपको अपना घर छोड़ कर के भेज दिया जाए तो क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन मतलब रुकना, जहाँ ठहराना, स्थापित करना। पुराना टिहरी गांव किन दो नदियों के तट पर बसा था? भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर बसा था। पुराना टिहरी गांव किन दो नदियों के तट पर बसा था? भागीरथी और भिलांगना पर बसा था। टिहरी शहर में आपाधापी क्यों मच गई? क्योंकि शहर में जो है वह दोनों सुरंग को बंद कर दिया गया था और पास शहर में जो है पानी भर गया था। टिहरी शहर में आपाधापी क्यों मच गई? तो बांध का पानी जो है वह बंद कर दिया था, तो टिहरी शहर में जो है आपाधापी मच गई। हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण कौन बने? बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन। हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण हरिवंश राय बच्चन बने। लेखक के अतिरिक्त लेखक जो है शमशेर बहादुर लेखन के अतिरिक्त किस कला में पारंगत थे? चित्रकला में। लेखक लेखन के अतिरिक्त किस कला में पारंगत थे? चित्रकला में। शमशेर बहादुर ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे से लिया था? अकील बंधुओं से लिया था। शमशेर बहादुर ने चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? उकील बंधुओं से लिया था। कोणार्क किसकी रचना है? कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। कोणार्क किसकी रचना है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो तो बच्चों, आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।